सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो किसी भी सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उन लोगों को दो तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना किसको बोलते हैं? देखिए, जब हमारे पास कई कैपेसिटर हों जिनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है, इसकी मान ली धारिता C1 है, एक दूसरा कैपेसिटर है इसकी धारिता C2, फिर तीसरा ले लिया गया कैपेसिटेंस C3। इस तरह से इनको आपस में इस तरह से जोड़ा जाए कि पहले कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट थी, जिसको नेगेटिव प्लेट भी कह सकते हो, वो अगले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ऐड हो, एक की सेकंड प्लेट दूसरे की पहले प्लेट से ऐड हो, और इस तरह से आपस में जोड़ते जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइनली लास्ट में क्या करेंगे, किसी भी सोर्स से यहाँ पर हम इसको चार्ज देंगे और लास्ट वाले की आउटर प्लेट को हम लोग अर्थ कर देंगे। तो ये तीनों कंडेंसर हमारे कनेक्ट हो गए। इस केस में क्या होगा, जो भी चार्ज आप यहाँ पर देंगे ये चार्ज इस प्लेट पर जाएगा प्लस क्यू, इंडक्शन की वजह से इस पर माइनस क्यू आया, और आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस वायर से इस पे आ गया। फिर इस पे निगेटिव चार्ज आया, आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज इस पे चला गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे निगेटिव आया, आउटर सरफेस का चार्ज अर्थ में चला गया। तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ से चार्ज देंगे, जो भी यहाँ पर हमारा सोर्स लगा हो, उससे जो भी चार्ज गया वो चार्ज सब पर सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली खासियत क्या हो गई, पहली प्रॉपर्टीज़ है कि चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज सेम। सभी के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होगी, और वही होगी जो इक्विवेलेंट है, यानी जो टोटल चार्ज है। तो चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर इज सेम एंड इक्वल टू सोर्स चार्ज। जो भी हमारे स्रोत से जो चार्ज मिला था, जो स्टार्टिंग में चार्ज दिया था, वही चार्ज इन सब पर होगा, यानी इन सब के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी सेम होगी, और वही होगी जो सोर्स की है। ठीक। दूसरी बात देखिए, चार्ज तो सेम हो गया। अब बात आती है कि कंडेंसर की जो कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला आप पढ़ते थे C = Q/V। ठीक है, कैपेसिटी का फॉर्मूला है C = Q/V। अब चार्ज तो सब पर सेम हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, इसका मतलब पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो जब चार्ज सेम हो गया तो कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल आ गया। इसका मतलब सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और किस पर ज़्यादा किस पर कम। तो हम कहेंगे जो भी पोटेंशियल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबका पोटेंशियल अलग अलग है, सबका वोल्टेज अलग अलग, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके पास वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। तो सपोज कर लो कि इन तीनों कैपेसिटर को जिस सोर्स से हमने जोड़ा था, इस सोर्स का पूरा वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए V वोल्ट हमने दिया था, ये सोर्स का वोल्टेज था V, और ये V वोल्टेज क्या हुआ, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस कैपेसिटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्लेट का कनेक्शन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड वाले के लिए मान लीजिए हो गया V2, और थर्ड वाले का यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज हो गया V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, चार्ज सब पर सेम होगा, वोल्टेज प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो वोल्टेज है वो सबका डिफरेंट हो गया, और साथ साथ ये भी जान लें कि जो वोल्टेज का रेशियो है वो कितना होगा, वोल्टेज का रेशियो उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में होगा, धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात में। क्योंकि देखिए V इधर जाएगा, C इधर आ गया, V = Q/C, Q कांस्टेंट है, तो V और C में क्या रिलेशन आ रहा है, V1 V2 V3 का रेशियो वही होगा जो 1/C1 1/C2 1/C3 का रेशियो है। ठीक। तीसरी बात, ये जो पोटेंशियल V हमने टोटल सप्लाई दी थी सोर्स की, ये पोटेंशियल क्या हुआ, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो टोटल वोल्टेज है V, ये इक्वल होगा V1 + V2 + V3, जिसमें से V1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लगाइए V1 C1, तो V1 = Q/C1, V2 = Q/C2, V3 = Q/C3। Q सब में सेम था चार्ज। अच्छा, अब बात आती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट देखिए कहते कैसे हैं, ये तीन कंडेंसर मिलके क्या काम कर रहे हैं, जो सप्लाई वोल्टेज V था, मान लीजिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, बाय सीरीज
में कैपेसिटर को कहाँ जोड़ा जाएगा, जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो और किसी ऐसी चीज़ को हमें इस्तेमाल करना है जिसको कम वोल्टेज की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करेंगे और सीरीज में जोड़ेंगे। जब ये अकेला कोई भी कैपेसिटर इस वोल्टेज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, नहीं झेल पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब मान लो, सपोज कर लो कि इन तीनों को किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए। तीनों को हटा के कोई एक कैपेसिटर हम लगाते हैं जो इसी सोर्स से जोड़ा जाए, सोर्स वही है, इसी सोर्स से जोड़ा जाए V वोल्टेज से। तो कह रहे हैं इन तीनों को रिप्लेस करके एक अकेला कैपेसिटर लगाएं जो Q चार्ज देने पर प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाए, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी हम कहेंगे इन तीनों के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जो वोल्टेज है ये अकेले कैपेसिटर ले रहा पूरा वोल्टेज, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अकेले लिया, कैपेसिटी इसकी C। तो ये जिसकी अकेले की कैपेसिटी है इन तीनों के इक्विवेलेंट कहलाएगी, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी। सीरीज के लिए यहाँ पे सिंबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं CS, पहचान के लिए CS मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट बोलते हैं तुल्य धारिता। तो चलिए यहाँ पे Q कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा 1/C1 इज इक्वल 1/C1 1/C2 1/C3। तो हम देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2। ठीक, यही चीज़ हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि रेजिस्टेंस में जब सीरीज में हम फॉर्मूला निकालते थे तो R इक्वल टू R1 + R2 + R3 नॉर्मल आता था, और ये फॉर्मूला पैरेलल में मिलता था, जबकि ये फॉर्मूला यहाँ पर सीरीज में मिल रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट वही है कि सबके ऊपर चार्ज सेम होगा, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा। ठीक, ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन की और क्या खासियत है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इन तीनों से कम होगा, यहाँ तक कि इन तीनों में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उसकी जो कैपेसिटी को उससे भी कम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि भाई सीरीज में हम कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं और 3 कैपेसिटर हमने जोड़ा, तीनों कैपेसिटर मिल के जो रिजल्ट दे रहे हैं वो सबसे छोटे वाले से भी कम कैपेसिटी आ गई, तो फिर इसका जोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाते हैं वो कहाँ जोड़े जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता हो और वोल्टेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कम वोल्टेज होता है वहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो वहाँ हमारा ध्यान वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने पर होता है, कैपेसिटी की वैल्यू क्या मिले इस पर नहीं होता। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यानी तुल्य जिसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता इज लेस देन, ठीक, किससे कम होगी, आइदर अ स्मॉल या स्मॉल बोले इज लेस देन स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर्स। जो भी कैपेसिटर आपने जोड़े हैं उन सब में से जो सबसे छोटा वाला कैपेसिटेंस था उससे भी कम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सब पर सेम होगा, वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, क्योंकि वोल्टेज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस रेशियो में, उनकी कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में रिपीट हो रहा है। सारे वोल्टेज को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जोड़ा गया, फॉर्मूला आपको मिल गया, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे सीधे। और तुल्य धारिता ध्यान रखना है कि तुल्य धारिता का मान इन दिए गए कंडेंसर में से जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं अब क्या होगा। अगर एनर्जी की बात करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर पर, नेक्स्ट पॉइंट होगा एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कंडेंसर पर एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, तो देखिए जो टोटल एनर्जी होगी, सॉरी लाइट चली गई, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज। तो सीरीज में जो एनर्जी स्टोर होती है, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू को सेम रखना है। तो एनर्जी का जो फार्मूला था किसी कंडक्टर की
ऊर्जा कितनी स्टोर होती है, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ Q²/C, हाफ CV² और हाफ Q/V। तो चार्ज की बात हो रही है और कैपेसिटेंस की बात हो रही है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि एनर्जी कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं जब कई कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हों तो उनकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कॉम्बिनेशन U इज इक्वल टू कितना आता है देखना चाहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ Q²/C। भाई सारे कैपेसिटर मिलकर कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे उस चीज़ को हमें निकालना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ, चार्ज तो सेम है, टोटल भी वही है, और सी कौन सा लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ Q² कॉमन, और इसको 1/C की जगह पर हमने लिख दिया 1/C, 1 + 1/C 2 + 1/C 3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, हाफ रहेगा Q² और ये 1/C की जगह पर हमने लिख दिया 1/C1 1/C2 इस तरह से। इसके बाद अब इसको वापस अगर अंदर ले चलते हैं, सबके साथ मैच करते हैं, तो हाफ Q²/C1 प्लस हाफ Q²/C2 प्लस हाफ Q²/C3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, ये हो गया पहले की एनर्जी स्टोरेज, दूसरे की एनर्जी स्टोरेज, तीसरे की स्टोरेज एंड सो ऑन। इस तरह से हमने देखा कि जब कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाते हैं तो वो सब मिल के टोटल कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, सबकी इंडिविजुअल जो एनर्जी स्टोर हुई थी उन सब के सम के इक्वल। यानी जितने भी कंडेंसर लगे हुए हैं सब अलग अलग एनर्जी स्टोर करेंगे और जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो सबकी एनर्जी का टोटल मिलेगा। ठीक, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसमें भी सारे केसेस देखेंगे, फिर इसके बाद इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, जब कंडेंसर को समांतर में जोड़ा जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन। तो जब कंडेंसर को आपस में इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि जितने भी कंडेंसर आपको कनेक्ट करने हैं सबकी पॉजिटिव प्लेट को एक साथ एक पॉइंट से जोड़ दिया जाए और सबकी नेगेटिव प्लेट को अलग एक पॉइंट से नोट कर दिया जाए, उसके बाद कोई सोर्स से जोड़ दें, तो ये तरीका कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं, इनकी अलग अलग कैपेसिटी है C1 C2 एंड C3। हमने क्या किया, इन तीनों की पहली प्लेट को एक साथ कंबाइन किया और यहाँ पे हमने इसको सोर्स से जोड़ दिया जो इसको चार्ज दे रहा है +Q, और तीनों की जो सेकंड प्लेट है उनको एक साथ कंबाइन किया और यहाँ से हमने इसको अर्थ कर दिया। इस तरह से जब कनेक्शन किया जाए तो जो भी हम सोर्स यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं पूरा सोर्स का, वो V वोल्टेज इन तीनों को हम दे रहे हैं। इस बार क्या होगा, जो चार्ज आप यहाँ से दोगे ये चार्ज यहाँ से तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। हो सकता है इस पर चार्ज गया Q1 और इधर चार्ज गया Q2, इधर चार्ज गया Q3। इसकी पहली प्लेट पे चार्ज Q1 पहुँचा, सेकंड पर माइनस का Q1 आया और आउटर सरफेस का चार्ज चला गया अर्थ में। इस पर Q2 चार्ज आया, यहाँ माइनस Q2 ये अर्थ, ये प्लस का Q3 माइनस का Q3। यानी इस केस में हम क्या देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बात मिली कि जितने भी कंडेंसर लगे हुए हैं इनके दोनों प्लेट जिस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसकी ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट उसी सोर्स से जुड़ी हुई है, इसकी पहली प्लेट और दूसरी प्लेट उसी पॉइंट से जुड़ी हुई है, और इसका भी पहला और दूसरा पॉइंट उसी, यानी तीनों कंडेंसर इसी दो पॉइंट से जुड़े हुए हैं और इसी दो पॉइंट पे हमने सोर्स का वोल्टेज अप्लाई किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में वोल्टेज सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज ऑफ एवरी कैपेसिटर इज सेम। पिछले में क्या था, सब पे चार्ज सेम था, इस बार सबका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है वो सेम आएगा और एंड इक्वल टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज। जो भी हम वोल्टेज अप्लाइड किए थे, सप्लाई दिए थे, वही वोल्टेज सबका होगा। इस बार वोल्टेज सेम आ गया, लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज डिफरेंट है। चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज
डिवाइडेड, चार्ज क्या हो रहा, सब पे डिवाइड हो जा रहा। ये भी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि चार्ज सब पे डिफरेंट होगा, क्योंकि हो सकता है जितने भी कंडीशन जोड़े गए सबकी कैपेसिटी सेम हो, सबका वोल्टेज सेम है, सबकी कैपेसिटी सेम है, तो चार्ज सब पे क्या होगा, सेम आएगा, इक्वल इक्वल आएगा। तो इसलिए इस वर्ड को यूज़ करिए कि जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सबकी वैल्यू सेम हो तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सेम ना करके हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डिवाइडेड। तो टोटल जो चार्ज होगा वो डिवाइडेड होगा, किसी पे चार्ज Q1 आएगा, किसी पे Q2 आएगा, किसी पे Q3 आएगा। और ये डिवाइडेशन का जो रेशियो है, जो चार्ज का वितरण होगा, इन पर आपस में बंटवारा होगा, वो किस रेशियो में होगा, तो फॉर्मूला फिर इस्तेमाल करिए, Q इक्वल टू क्या होता है, CV। वोल्टेज सब पर सेम, तो चार्ज और इसके क्या बीच रिलेशन बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यानी कैपेसिटेंस के रेशियो में ही चार्ज डिवाइड होगा, C1 C2 C3 इस तरह से। तीसरा पॉइंट बनता है कि जो टोटल चार्ज है जो हमने सप्लाई दी थी, तो टोटल चार्ज Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगी। Q1 इक्वल टू होगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। सॉरी, अब हमने वोल्टेज को V1 V2 V3 नहीं किया, सबको V लिखा क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है। तो पहले पर चार्ज आया C1V, दूसरे पर C2V, तीसरे पर C3V। V को अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्यों क्या है, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है कि इन तीनों को किसी एक कंडेंसर से रिप्लेस किया जाए और वो अकेला कंडेंसर इसी सोर्स से जोड़ा जाए, Q चार्ज दिया जाए, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है तो Q इक्वल टू CV, V C V कैंसिल आउट, तो C की वैल्यू होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए पैरेलल में जो इक्विवेलेंट है वो सीधे ऐसे ऐड हो जाता है और सिंबल इसको मान लीजिए CP दे रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई कंडेंसर जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटी पता करने के लिए सबको ऐड कर लीजिए, तो इसमें ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है। चौथी बात, पैरेलल कैपेसिटर में क्या हो रहा है कि अगर एनर्जी स्टोर की बात की जाए, जैसे भी हमने सीरीज में निकाली थी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो एनर्जी का वो फार्मूला यूज़ करिए जिसमें वोल्टेज की बात होती है। तो एनर्जी जो टोटल है, टोटल एनर्जी इस इक्वल फार्मूला लगाएंगे हाफ CV²। अब वोल्टेज तो सेम हो गया, इसलिए हाफ V² तो कॉमन लीजिए, और जो C है इस C की जगह पे फार्मूला लगा दिए, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस C की जगह पर, ठीक है। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो C1V² हाफ C2V² प्लस हाफ C3V²। ये क्या हो गया, ये पहले की एनर्जी, ये दूसरे की एनर्जी, ये तीसरे की एनर्जी। तो इस बार भी हमने देखा कि सीरीज में जोड़ा जाए या पैरेलल में जोड़ा जाए, इस रिजल्ट को याद रखिए कि कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो, सीरीज में जोड़िए या पैरेलल में जोड़िए, ये तीनों कंडेंसर या जितने भी कंडेंसर आप जोड़ोगे वो सब मिलकर कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे, वो एनर्जी को पता करना हो तो सबकी अलग अलग इंडिविजुअल एनर्जी को ऐड कर लिया जाए, टोटल एनर्जी मालूम हो जाएगी। यानी एनर्जी में हमें वही मिलेगा, चाहे हम सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें, सब मिलके एनर्जी हमको उतनी देंगे। फिर भी दोनों में फ़र्क क्या था कि सीरीज़ कहाँ जोड़ते थे, पैरेलल कहाँ, तो बताएगा सीरीज वहाँ जोड़िए जहाँ पर हैवी वोल्टेज आ रहा हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और पैरेलल कहाँ जोड़ेंगे, पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी जहाँ पर आपको वोल्टेज सेम चाहिए और अलग अलग चीज़ें हों तो उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ के काम चलाएंगे। ठीक, तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल जोड़ने का तरीका हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, एनर्जी जो स्टोरेज है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे आप सीरीज में जोड़िए चाहे पैरेलल में जोड़िए, एनर्जी सब मिलकर आपको उतनी ही देंगे, और टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबकी इंडिविजुअल एनर्जी को ऐड कर लिया जाता है। ठीक, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आ गई। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अभी एक दो न्यूमेरिकल केवल सिंपल लगाया जाएगा, फिर इसमें कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे, तब इसके डायग्राम वाले क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम का एक बिल्कुल अलग सी वीडियो बनेगा, उसमें सारे क्वेश्चन डायग्राम वाले ही कराए जाएंगे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं, एक है 6 माइक्रोफैरड और एक है 3 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और वो जो बैटरी है वो मान लीजिए 30 वोल्ट की है। बैटरी और सेल के सिंबल में देखिए डिफरेंस क्या होता है कि सेल अकेला होगा और एक से ज़्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बैटरी कहते हैं। इसलिए जहाँ बैटरी दिखाना होता है तो इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं।
यहाँ पर 3 सेल मिली हुई हैं, है ना। ये सारी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस सब मिल के वोल्टेज कितना दे रहे हैं, 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट सोर्स वोल्टेज हमने दिया, 2 कंडेंसर को हम चार्ज करना चाहते थे। तो यहाँ से जो भी चार्ज निकलेगा, चूँकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो चार्ज दोनों को सेम मिलेगा। वोल्टेज, ये वोल्टेज सोर्स का ये वोल्टेज इनमें डिवाइड होगा। सपोज करिए इस पे वोल्टेज V1 है और इसमें वोल्टेज V2 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा कि जब इन दोनों कंडेंसर को सीरीज में जोड़ा गया है तो इन दोनों पर चार्ज बताइए कितना कितना होगा और दोनों पर कितना कितना वोल्टेज आएगा। तो ये दोनों पर चार्ज वही आएगा जो टोटल वोल्टेज है, और टोटल वोल्टेज हम लोग कैसे निकालें, सॉरी दोनों पर चार्ज वही होगा जो सोर्स का चार्ज है, और सोर्स के यहाँ पे कितना चार्ज निकला इसको हम कैसे पता करेंगे। तो सोर्स का चार्ज निकालने के लिए, मतलब टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटेंस पहले आप निकाल लीजिए कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो 1/, निकाला जाता है 1/C = 1/C1 1/C2। इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/3 1/6 माइक्रोफैरड हम लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया आपका 2 + 1 3/6 1/2 1/CS की वैल्यू 1/2, तो CS की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोफैरड। देखिए इस फॉर्मूले को यूज़ करने में ज़्यादातर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं और इसको जोड़ते हैं, तो जैसे अभी हम लिखे थे यहाँ पर फॉर्मूला 1/C = 1/C1 1/C2, तो क्या हुआ, इधर हमने 2 लिखा माइक्रोफैरड, इधर 3 माइक्रोफैरड, फिर एलसीएम हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे 5/6 और लास्ट में यहीं पर ले दिया माइक्रोफैरड। और लास्ट में ये भूल जाते हैं कि ये 1/C की वैल्यू है, हमें इसको पलटना भी है। अक्सर ये गलती हो जाती है, जिस गलती को ध्यान रखेंगे। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर एक साथ 2 कैपेसिटर को ही जोड़ने वाली समस्या ज़्यादा आती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़े जाएँ तो हम लोग इस ट्रिक को अपनाएंगे। 1/C1 1/C2 ये फार्मूला होता है। अगर इसको हम लोग एलसीएम लें, C1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें C1 + C2, तो ये किसकी वैल्यू मिल रही है 1/CS की, तो CS की वैल्यू मिल जाएगी C1 C2/C1 + C2। तो हम लोग ये तरीका अपनाते हैं कि जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, उनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो सीधे दोनों का मल्टीप्लाई करो और अपान दोनों का सम। इससे क्या होगा, हम लास्ट में जो पलटने वाली झंझट थी वो कुछ नहीं होती है। डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो, इस फॉर्मूले को एज ए फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। जैसे इस केस में ही हमारे पास एक कैपेसिटर है 6 का और एक कैपेसिटर 3 का, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 6 × 3, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे 6 + 3, ये हो गया 18/9 यानी 2 माइक्रोफैरड इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो पहले हमने दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए। अब टोटल कैपेसिटेंस मालूम हो गया, टोटल वोल्टेज मालूम है, तो इसमें से नेट जो चार्ज होगा टोटल वो कितना होगा, तो टोटल चार्ज हो गया Q = CV, टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, ठीक। वोल्टेज कितना 30, कितना हो गया 60 × 10⁻⁻6, ये चार्ज निकला है यानी कूलम, तो इसको माइक्रो कूलम बोलेंगे, 60 माइक्रो कूलम। तो हमने पता कर लिया यहाँ से कितना। जब भी सीरीज में सब पे चार्ज पूछे अलग अलग, तो पहले टोटल चार्ज का पता लगाइए कि जो टोटल चार्ज आया है यही चार्ज इसका होगा, यही चार्ज इसका होगा। अब हमको दोनों का अलग अलग चार्ज मालूम हो गया कि दोनों कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज है। 60 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पर भी है और 60 माइक्रो कूलम का चार्ज इस पर भी है। अब बात आती है दोनों का अलग अलग वोल्टेज बताइए, कितने कितने वोल्टेज को इन्हें शेयर किया हुआ है आपस में। तो 2 तरीके हैं, आपको पढ़ाया गया कि वोल्टेज का जो शेयर होता है आपस में वो उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में। रेसिप्रोकल अगर ये सब ध्यान नहीं रखना तो सिंपल से देखिए कि जो 30 वोल्टेज है हमें पता करना है इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V = Q/C। भाई पहले का वोल्टेज निकालना है V1 तो Q/C1, दूसरे वोल्टेज निकालना है Q/C2। Q तो आप निकाल ही चुके हो चार्ज, तो चार्ज हो गया 60 माइक्रो कूलम। पहले की कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 6 × 10 60 आ गया 10 वोल्ट। यानी ये वाला जो कैपेसिटर है 10 वोल्ट पे काम कर रहा है, ये कितने पे काम कर रहा है, तो 60 माइक्रो कूलम और फैरड है 3 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपका 20 वोल्ट। तो इनको 10 वोल्ट मिला और इसको 20 वोल्ट मिला, क्योंकि बताया गया था जो वोल्टेज का शेयर होगा वो रेसिप्रोकल के रेशियो में होगा, यानी जो छोटा कैपेसिटर होगा उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो 3 वाले को देखिए ज़्यादा मिला और 6 वाले को कम मिला। रेशियो इनके बीच था 1/6 और 1/3 का अगर रेशियो आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1। तो 2 और 1 के रेशियो में, सॉरी 1:2 है ना, 1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ, इसको 1 हिस्सा मिला तो इसको 2 हिस्सा मिला।
तो ये हो गया वोल्टेज। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम पैरेलल में करते तो क्या होता है, देखिए इन्हीं दोनों कंडेंसर को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें और आपसे पूछे दोनों पर अलग अलग कितना कितना चार्ज है, दोनों का कितना वोल्टेज है, दोनों का एनर्जी कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए तो ये दो कैपेसिटर, एक की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड थी, एक की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड थी। इन दोनों को सप्लाई सोर्स एक बैटरी से जोड़ा गया जो 30 वोल्ट का है। इस बार कहता है कि दोनों कैपेसिटर पे आप चार्ज बताइए कितना कितना है, दोनों का वोल्टेज बताइए। चलिए क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से जो भी चार्ज निकलेगा सोर्स से, टोटल चार्ज, तो ये टोटल चार्ज जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ पर अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको चार्ज अलग मिलेगा Q1, इसको चार्ज अलग मिलेगा Q2। इस बार क्या चीज़ सेम होगी, इस बार वोल्टेज सेम होगा, इन दोनों का वोल्टेज सेम है और वही होगा जो सोर्स का है। यानी ये भी 30 वोल्ट पे काम कर रहा है और ये भी 30 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो इसका भी वोल्टेज हमको मालूम है 30 वोल्ट और इसका भी वोल्टेज मालूम है 30 वोल्ट। अब इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, कैपेसिटर दोनों का मालूम था, दोनों का वोल्टेज मालूम हो गया, चार्ज निकाल लीजिए। चार्ज इक्वल टू होता है CV, पहले का चार्ज निकालेंगे तो C1V, दूसरे का चार्ज निकालेंगे C2V। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड, वोल्टेज है 30, तो हो गया 180 माइक्रोकूलम। दूसरे का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, वोल्टेज 30, तो हो गया 90 माइक्रोकूलम। इस पर अलग चार्ज किया, इस पर अलग चार्ज किया। अब टोटल चार्ज निकालना है तो भी आप पता कर सकते हो कि टोटल सोर्स से कितना चार्ज निकला होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, Q1 प्लस Q2, 180 प्लस 90 कितना हो गया 270 माइक्रोकूलम। ठीक, इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। ये अभी केवल डिस्ट्रीब्यूशन बताना था कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, कैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, उसको कैसे निकालेंगे। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो फिगर वाले बहुत अभी आएंगे एडवांस, उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एक वीडियो बनेगी डायग्राम के लिए। तो अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला यूज़ करना है और उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कहाँ एनर्जी डिवाइड हो रही है, कहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है, कहाँ पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कई कैपेसिटर हों और सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कई कैपेसिटर थे, इन सबको हम इस तरह से सीरीज में जोड़ते जाएं, n कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ n कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ें और सबकी वैल्यू सेम है, सबका कैपेसिटेंस C है, तो ये सब मिल के कितना कैपेसिटेंस देंगे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे किससे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C 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 कहाँ तक, n तक, n तक जोड़ेंगे तो 1/C 1/C, जब n तक जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, n/C, तो CS की वैल्यू क्या मिल गई, C/n। यानी जब आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के कैपेसिटर्स हों और उनको सीरीज में जोड़ा जाए, उनका इक्विवेलेंट पूछे, तो आप क्या देखोगे, किसी एक की वैल्यू ले लीजिए और नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने हों उससे डिवाइड कर दीजिए। शॉर्टकट तरीका हो गया। जैसे बोलता है 2 माइक्रोफैरड के हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, इसका इक्विवेलेंट सीरीज में कितना आएगा, तो किसी एक की वैल्यू लीजिए और कितने हैं, 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 2/3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब बताइए अगर हमारे पास ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इन सब की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड है, तो इक्वल वैल्यू की ये 5 कैपेसिटर हो गए, सॉरी 4 कैपेसिटर हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट हो गया 5/4। एक की वैल्यू लेनी है, नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करना है। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो किसी एक की वैल्यू लिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर डिवाइड, अगर सबकी वैल्यू 3 है और 3 है तो इक्विवेलेंट आ गया 1। अगर सबकी वैल्यू 4 है और ये हमारे पास 4 हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये भी शॉर्टकट तरीका ध्यान रखिए कि जब भी इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर हों और उनकी क्वांटिटी भी उतनी हो, जैसे सबकी वैल्यू 2-2 माइक्रोफैरड थी और 2 थे, 3-3 माइक्रोफैरड के मेरे पास 3 हैं, 4-4 माइक्रोफैरड के हमारे पास 4 हैं, तो रिजल्ट क्या देंगे, 1 का। ठीक, तो सीरीज में हमने n कैपेसिटर को जोड़ा जबकि सबकी वैल्यू सेम थी, तो हमको ये वैल्यू मिली। अब यही चीज़ अगर हम पैरेलल में करते, अगर हमारे पास n कैपेसिटर है इक्वल वैल्यू के और सबको हम पैरेलल में ऐड कर दें, इस तरह से n बनेंगे, सबको आपस में ऐड करके हमने पैरेलल से जोड़ दिया,
तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, C1 + C2 + C3। अगर सबको इस तरह से जोड़ा जाए C + C + C, तो क्या मिल जाएगा, NC। यानी पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितने सबको ऐड ही करना है, इसमें तो फॉर्मूले के ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जितने भी कैपेसिटर हैं पैरेलल में है, रिजल्ट क्या हुआ, सबको जोड़ लीजिए। तो 2-2 माइक्रोफैरड के अगर 5 है तो 10 हो गए, 3-3 माइक्रोफैरड के 4 हैं 12 हो गए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इनका और इनका जरा रेशियो देखिए क्या आता है। अगर हम CS/CP करते हैं तो आपको मिलेगा C/N/NC। ठीक, तो ये क्या हुआ, C कैंसिल हो जाएगा आपस में, 1/n²। या अगर हम इस तरह से लिखते, CP ऊपर लिखते, CS नीचे लिखते, तो क्या मिलता, n²। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, समान वैल्यू वाले कई कंडेंसर हों, n कंडेंसर हैं, पहले उनको पैरेलल में जोड़ा गया, फिर उनको सीरीज में जोड़ा गया, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा उसका रेशियो कितना होगा, तो n²। ठीक, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने समझा, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब सीरीज और पैरेलल अगर आपस में किसी डायग्राम में मिक्स्ड हों तो उनके क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो हमने देख लिया कि कंडेंसर पे जिस तरह से एनर्जी स्टोर का फार्मूला निकाला गया था, इसी तरह से जब भी किसी कैपेसिटर को हम बैटरी से जोड़ेंगे, उसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ बातें याद रखिए। मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच की डिस्टेंस D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A यानी एरिया ऑफ एवरी प्लेट A दिया हुआ है। इस पे सोर्स चार्ज दिया गया था Q, इस पर माइनस चार्ज आया था, आउटर सरफेस अर्थ से जुड़ी हुई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया वो V था। तो जब इस कंडेंसर को हमने V पोटेंशियल बैटरी से लगाकर इसको हमने चार्ज किया तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ या ½ या ½ ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो सपोज़ करो कि एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C है, जब इसको हमने Q चार्ज दिया, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V लगाया था, तो चार्ज के पास C आया और इतनी एनर्जी स्टोर हुई। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान समझिए कि जब कंडेंसर को चार्ज करने के लिए आपने बैटरी लगाई होगी, बैटरी इसको एनर्जी दे रही है ना, बैटरी तो चार्ज कर रही है, तो जब इसको चार्ज करने के लिए हम बैटरी लगाए होंगे और वो बैटरी V वोल्टेज पर अगर Q चार्ज इसको दी होगी तो बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क किया, किस काम के लिए, V वोल्टेज पर Q चार्ज देने के लिए बैटरी ने जो वर्क किया वो होगा W=V/Q। ठीक, तो बैटरी ने जो वर्क किया है V/Q लिखें या Q/V लिखें, ये इतना बैटरी ने वर्क किया। यानी बैटरी ने जो एनर्जी दी कंडेंसर को चार्ज करने के लिए, वो एनर्जी कितनी दी, Q/V। ये फार्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, V=W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। तो बैटरी ने जो वर्क किया V वोल्टेज पर Q चार्ज देने के लिए, उसने जो वर्क किया है वो V/Q है या Q/V है। लेकिन इसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई उसका फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो कि जब कंडेंसर चार्ज हुआ तो उसकी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला ये होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर हुई वो आई ½ अब ये चीज़ बहुत दिमाग वाली सोचने की बात है। देखिए कि बैटरी ने तो उसको चार्ज करने के लिए जो वर्क किया था, जो बैटरी ने एनर्जी दी थी, वो तो QV है, बैटरी की एनर्जी इतनी लॉस हुई है। और कंडेंसर के पास जो चार्ज स्टोर हुआ था उसको हमने चेक किया, कितना आया, ½ यानी इसका जस्ट हाफ यानी 50%। तो इसका मतलब ये होगा जब भी किसी कंडेंसर को हम चार्ज करते हैं तो 50% जो एनर्जी होती है बैटरी की, 50% एनर्जी इज़ यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी की जो टोटल एनर्जी हुई उसका केवल 50% यूज़ होता है उसको चार्ज करने के लिए। बाकी 50% कहाँ गया, तो बाकी 50% एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो जाती है, लॉस इन टर्म ऑफ
किस में लॉस हो गई? इस कंडेंसर को जोड़ने के लिए जो बैटरी से आपने जो वायर इस्तेमाल किया था, इस वायर में क्या होगा? हीट पैदा होगी, वायर गर्म होगा। बैटरी को जोड़ते समय या कंडेंसर के वायर को जोड़ते समय जो स्पार्किंग होती है, तो 50% लॉस, एनर्जी लॉस हो रही है इन द टर्म ऑफ हीट, लाइट या स्पार्किंग कहते हैं इसको, है ना। हीट या स्पार्किंग के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। तो बैटरी की जो एनर्जी खर्च हुई उसका 50% ही हम केवल स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बैटरी के पास ज़्यादा एनर्जी थी, बैटरी ने कंडेंसर को एनर्जी दी, इसकी केवल 50% एनर्जी इसके पास स्टोर हुई, तो फ़ायदा क्या, हम सीधे बैटरी को यूज़ करते, हम क्यों कंडेंसर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, आपको बताएगा कि एनर्जी स्टोर करने के बाद कैपेसिटर क्या करता है, एट ए मोमेंट एक साथ बल्क में अपनी सारी एनर्जी को एक साथ दे देता है, जबकि हमारी जो बैटरी होती है वो एनर्जी स्टोर करने के बाद जब उसे एनर्जी रिलीज करने की बारी आती है, उसे एनर्जी मांगते हैं तो एक डेफिनेट रेट पर एनर्जी धीरे धीरे देती है। ठीक, अच्छा ये चीज़ हम लोग समझ गए। 50% एनर्जी हमारी यूज़ हो रही है, 50% एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखा जाए। अब एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि जब भी हमारा कंडेंसर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, ठीक है, व्हेन कंडेंसर या कैपेसिटर, देखिए बुक की लैंग्वेज कैपेसिटर है, हम लोग घरेलू लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं कंडेंसर। तो व्हेन कंडेंसर या कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड, जब हमारा कंडेंसर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, यहाँ पे एक कंडेंसर था, हमने उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो उस समय इसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज आएगा वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, इस वायर के अंदर जो आपने कनेक्शन वायर जोड़ा रखा है उसमें चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, यानी कंडेंसर करंट लेना बंद कर देता है। इस बात को याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आएगा कि जब भी कंडेंसर फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन plates of capacitor is equal to potential difference of बैटरी के पोटेंशियल, बैटरी लिख दें या सोर्स लिख दें, सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। और इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या होगा, इन दिस कंडीशन करंट क्या होगी, करंट ऑफ हो जाएगी। अब उस करंट फ्लो नहीं होगी वायर से। इस बात को याद रखिए, जब भी कंडेंसर यूज़ करेंगे, जब कंडेंसर चार्ज हो जाएगा, भाई जैसे जैसे बैटरी इसको चार्ज दे रही है, इसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जब इसका पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, अब चार्ज आना बंद हो जाएगा, यानी करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई, एनर्जी स्टोरेज की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा होता है तो क्या इन प्लेटों के बीच में कोई अट्रैक्शन भी काम करता है। उस फोर्स की हम बात करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर वहाँ से ये चीज़ समझेंगे कि जब प्लेट बहुत पास पास रख के कैपेसिटर को बनाया जाता है और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो दोनों प्लेट चिपकती क्यों नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटों के बीच में लगने वाला बल। तो हमारे पास एक कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों की एरिया आपने ए मानी है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, इस पर एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, आउटर प्लेस अर्थ से जुड़ी हुई है, ये पूरी कहानी थी। तो मान लीजिए ये जो प्लेट आपने ली हुई है दोनों, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हमने पढ़ा है इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, कोई भी इनफाइनाइट प्लेन शीट कहीं रखी हो और वो चार्ज हो तो उस शीट के आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इससे पहले भी एक बात समझाने के लिए हमने इस बात को कहा था कि कंडेंसर में जो प्लेटें ली जाती हैं दोनों, ये हमने कैसी मानी थी, इनफाइनाइट प्लेट। लेकिन आप बताओ भाई, कंडेंसर तो हम लोग इतने बड़े बड़े बनाते हैं, उसमें जो हम प्लेट इस्तेमाल करेंगे इनफाइनाइट कहाँ होती है, और फार्मूला आप इनफाइनाइट वाला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअल में देखो, ये प्लेटें बहुत पास पास रखी जाती हैं और इनफाइनाइट जो वर्ड इस्तेमाल होता है कहीं भी
कि यहाँ पे एंगल इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट कोई डिफाइंड टर्म नहीं है। इनफाइनाइट जो है एक रिलेटिव टर्म है, उसका किसी के साथ रिलेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड के पास हम यहाँ पर खड़े हैं, हम पूरे बोर्ड को एक साथ देख रहे हैं। हमारे हिसाब से ये बोर्ड की जो साइज़ है वो इनफाइनाइट नहीं है, इसकी लेंथ भी हमको पूरी दिख रही है, विड्थ भी पूरी दिख रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के हम बहुत पास खड़े हों और उसको देखने पे उसके दोनों एंड या उसके जो शेप और साइज है उसके किनारे हमको नहीं दिख रहे हैं, तो हमारे लिए वो इनफाइनाइट है। अगर यहाँ पर एक चींटी हो, एक छोटी सी चिड़िया हो, चींटी यहाँ पर मान लीजिए है, तो वो जो चींटी है उस इस बोर्ड को देख रही है, तो बोर्ड की पूरी साइज़ को नहीं देख पा रही है, तो उस चींटी के हिसाब से ये बोर्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट साइज़ का हो गया। इनफाइनाइट का बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। तो जब प्लेटें बहुत पास पास रखी जाएंगी तो बीच में अगर कोई चींटी इसको देख रही है प्लेट को, तो उसके लिए क्या है, इनफाइनाइट है ये। तो इनफाइनाइट का हम लोग फॉर्मूला इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीट कोई रखी हो तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने पढ़ा है। तो अब देखिए ये जो एक सीट है, हालांकि दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, दोनों की एरिया सेम, दोनों पर चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये पहली प्लेट है, इस पहली प्लेट की वजह से आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इतनी। तो मान लीजिए इस पहली प्लेट की वजह से d डिस्टेंस पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना चाहें, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इसका ये मतलब हुआ कि जो दूसरी प्लेट रखी गई है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये जो सेकंड प्लेट थी, इस सेकंड प्लेट पर कितना फोर्स लगा, तो हम कहेंगे पहले प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E1 उसको लीजिए, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको लीजिए, चार्ज इस पर Q। तो फोर्स इसके ऊपर लगा Q इंटू E1, E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अपान एरिया, तो हो गया चार्ज Q और एरिया थी प्लेट की A, और 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा पहले से है इंटू Q, तो ये बन गया Q स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। इतना फोर्स ये सेकेंड प्लेट इस पर लगा रही है। कैसा फोर्स लगा रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो इधर रही होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, यानी इस प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ठीक, यही कहानी आप इधर से भी समझ सकते थे कि भाई ये जो हमारी नेगेटिव प्लेट है, इस प्लेट की वजह से आसपास d डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोले, वैल्यू वही आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो ये इधर काम करेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट आ गई, तो पॉजिटिव प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला यहाँ निकालेंगे F1, यहाँ पे E2 कर देंगे, E2 की वैल्यू यही आएगी, चार्ज यही होगा, फॉर्मूला फिर वही आ गया। फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो पता चला कि कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट होती हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और दोनों के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, वो Q स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A इतना होता है। कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो फोर्स कितना होता है, Q स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फोर्स को याद रखेंगे। हम इस फोर्स के फॉर्मूले से भी एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कंडेंसर के प्लेट के बीच का गैप बढ़ाया जाए तो एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, तो हम इससे भी निकाल के देख सकते हैं कि जब प्लेट की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, आप इसको दूर करना चाह रहे हो तो अट्रैक्शन फोर्स के अपोज में वर्क करना पड़ेगा, जो आपको वर्क करना पड़ेगा वही इसकी एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी। तो कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी स्टोर हुई, कितना चेंजिंग आई, तो हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हैं। बाकी एनर्जी के फॉर्मूले से तो हमें पता ही है कि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर अपान C ये सब होता है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे, प्लेट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट K अपान D। डिस्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस डाउन होगा, कैपेसिटेंस डाउन हुआ तो एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, हाफ CV स्क्वायर से देख लेंगे एनर्जी भाई कम हो रही है या बढ़ रही है, जो भी होगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लगाएंगे फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी और एनर्जी वाले फार्मूले से भी। अब यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि दो कैपेसिटर की जो हमने देखा जो प्लेट होती है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होता है साथ में ये भी कहा जा रहा है कि प्लेटें बहुत पास पास होती हैं, तो ये प्लेटें आपस में चिपकती क्यों नहीं हैं। तो प्लेटें चिपक जाएंगी, जरूर चिपक जाएंगी, लेकिन इनको चिपकने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ मटेरियल भरते हैं, और उस मटेरियल को हमने क्या बोला था, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइइलेक्ट्रिक कोई स्लैब बीच में रख दी जाती है ताकि ये अट्रैक्ट ना हुआ है। तो डाइइलेक्ट्रिक रखने के दो रीजन होते हैं, एक रीजन तो ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट ना हो,
और दूसरा रीज़न क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता था। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे मटेरियल होते हैं, देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर मानते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर में से ही कुछ खास ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को तो नहीं फ्लो होने देंगे, यानी वो इंसुलेटर तरह अपने अंदर से आचालक की तरह करंट को तो नहीं जाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। यानी जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, प्लस और माइनस में अलग अलग टूटते हैं, जिससे एक डायपोल बनते हैं इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरेंगे वो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे पोलराइज होंगे। मान लीजिए ये सब मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो ये क्या होंगे, ये पोलराइज हो जाते हैं। ये प्लस प्लेट थी तो माइनस इधर आ गया, प्लस इधर चला गया, माइनस इधर प्लस इधर, इस तरह से ये पोलराइज होंगे, माइनस प्लस। ये दो मॉलिक्यूल का पेयर लेक्चर है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो होगा क्या कि ये जो प्लस माइनस हैं ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं आपस में। इधर वाला माइनस और इधर वाला जो प्लस है वो तो मान लीजिए इसके साथ अटैच है, बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ये माइनस से जो दो एक्सटर्नल जो फील्ड थी, ये प्लेट पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रही थी जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इंटरनल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, देखिए ये प्लस और ये माइनस, बीच वाले सब आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, इधर का प्लस इधर का माइनस मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना दिया इंटरनल। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं तो क्या होता है, प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल के अपोज में होती है। यानी हम कहते हैं प्लेटों के बीच में जो भी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से प्लेटों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन जो होता था E=V/d, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हुआ। और कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज गिवन अपॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से पोटेंशियल कम हुआ, और जब पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी बढ़ गई। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से इस तरह से किसी भी कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और दूसरा इसको फिल हो जाने से दोनों प्लेटें आपस में अट्रैक्ट नहीं होती, आपस में चिपकती नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं होती। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक के रीजन भी हम लोग समझ गए, एनर्जी स्टोरेज हो गया। तो सीरीज और पैरेलल की बातें हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी चार्ज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टिपिकल से टिपिकल फिगर को लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ठीक है, थैंक यू।